क्योंकि जिन कागजों को बना करके हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच करके कानून बना करके हमारे बच्चों के पेट पर लात मारी जा रही है, रिजर्वेशन को छीन करके या उनके लिए योजनाएं न बना करके, उनको नौकरियां न दे करके, हमारी लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर कागजों में होगी। सरकारें नहीं चाहती हैं कि आप सत्ता का भाग बने। अगर ये संविधान को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे और जब आप सत्ता में आए, मेरे देश के अंदर उथल पुथल मचा दी आपने। मैं जाकर के दिल्ली सरकार के वकील को बता रही हूँ ये प्रावधान है, मुझे ये पिटीशन फाइल करने दीजिए। कह रहे मैडम हमें पता नहीं है। अगर मैं उस केस में नहीं आती, मैं दावे के साथ हर जगह से कहती हूँ कभी निर्भया को न्याय नहीं मिलता, उन चारों को फांसी कभी नहीं होती। बड़े उस बॉर्डर पर जो लड़ रहे हमारे सैनिक भाई से बड़ा राष्ट्र प्रेमी कौन होगा, जिसका पिता खेत में काम करा और वो भाई डायरेक्ट जाकर के अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने सीने में गोली खा रहा। बहुजनों की आबादी बहुत बड़ी संख्या में है हमारे देश के अंदर। माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं की आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन आज हमें किस चीज़ की चर्चा करनी पड़ रही है? भारत का संविधान बचाना है, करीब 90% आबादी होने के बावजूद भी। लेकिन एक व्यक्ति पूरे सिस्टम से अकेले लड़ करके हम लोगों के लिए हमारे देश का सबसे बड़ा विश्व का संविधान बना करके चले गए। ऐसे क्रांतिकारी वीर योद्धा, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए और उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए व्यवहारिक तौर पर सत्ता में कैसे पहुंचा जाता है, कैसे अपने मिशन चला करके, आंदोलन चला करके, एकत्रित होकर के जहां पर पहुंचने से हम लोगों को वंचित रखा गया। ऐसे मानवर साहब कांसीराम जी, जिन्होंने बहुजन आंदोलन चला करके इस देश को ये मैसेज दे दिया कि निचले से निचले तबके पर बैठा भी व्यक्ति जो इस देश के अंदर अछूत है, जिसको आप अपने समकक्ष नहीं बैठने देते, वो व्यक्ति भी सत्ता में बैठ करके उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े जनसंख्या के आधार पर राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे क्रांतिकारी मानवर साहब कांसीराम जी को नमन करते हुए ये आज विश्वास हो रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि बहुजनों की लड़ाई हमें रोड पर लड़नी पड़ेगी। हमारी लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर कागजों में होगी, क्योंकि जिन कागजों को बना करके हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच करके कानून बना करके हमारे बच्चों के पेट पर लात मारी जा रही है, रिजर्वेशन को छीन करके या उनके लिए योजनाएं न बना करके, उनको नौकरियां न दे करके, तो आप सब लोगों की, हमारी सबकी एकजुटता, बहुजनों की एकजुटता, एक दिन इस पार्लियामेंट में जितनी हमारी संख्या उतनी ही हमारी भागीदारी होगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। हमारे संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया। रिजर्वेशन कहाँ दिया जाएगा? सरकारी नौकरियों में। लेकिन सरकारी नौकरियां खत्म की गई और लगातार करती ही जा रही है सरकारें, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सरकारी नौकरियों में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये फिनेंशियली स्ट्रांग होंगे, इनको सत्ता के षड्यंत्र पता चलेंगे, जो सिस्टम का पार्ट होता है उसको पता होता है कैसे कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो इसलिए सरकारें नहीं चाहती हैं कि आप सत्ता का भाग बने, चाहे तो चुनाव लड़ करके या फिर सरकारी नौकरी ले करके। तो चुनाव जो संचालन होता है, जो चुनाव प्रचार होता है, जो चुनाव का काम होता है, उस दौर में भी किस तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को टिकट दे दिया जाता है, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जाता है। अभी मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, 5 साल कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी जब पार्टी छोड़ी चुनाव के टाइम, तो कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया गया। जो व्यक्ति खुद नहीं बोल पा रहा है लोगों के लिए, अपने लिए, तो वो दूसरों के लिए क्या बोलेगा? इस तरीके की सरकार वर्तमान सरकार है। अगर हम दिल्ली प्रदेश की बात करें, अभी हमारे साथी जो स्वयं अम्बेडकर साथ में काम करते हैं बता करके गए हैं, बाबा साहब ने कहा था मेरी चाहे फोटो पर माल्यार्पण मत करना, लेकिन आप अपने बच्चों को किताबें जरूर देना, स्कूल जरूर भेजना, उनको चुनाव जरूर लड़वाना, उनको पार्लियामेंट, विधानसभा में भेजना, नगर निकाय चुनाव में भेजना। स्कूलों के नाम रख दिए गए हैं, लेकिन जहां सत्ता की भागीदारी की बात आती है,
जहां वो पैसे से पावरफुल होगा, जहां वो सामाजिक रूप से स्ट्रांग होगा, जहां वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उसकी जड़ें वहां काट रहे हैं। अगर एक्चुअल में आप हितैषी हैं इस बहुजन समाज के, तो आप भेजिए ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके। अगर एक्चुअल में हितैषी हैं तो आप बनाइए ना विधायक, आप बनाइए ना मेयर। वो सब नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर इस बहुजन आबादी के लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री बने और उनके हाथ में पावर आ गई सत्ता को चलाने का, तो ये मैं दावे के साथ करती हूँ कि इस बहुजन समाज के चरित्र में समानता की भावना है। समता मूलक समाज की बात करते हैं तो एक ही बार में करोड़ों लोगों का हित करने की क्षमता रखते, इसलिए इनको पावर से दखल दूर रखा जाता है। यह सबसे बड़ा कारण है। बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी पहली बार, और जब वो फुल बहुमत में आई 2007 में, जिस देश में आइडियोलॉजिकल तरीके से जिस वर्ग ने अछूत माना या ओबीसी के माध्यम से अछूत मनवाने का काम किया, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटीज हो, महिलाएं हो, सबको दिया। ये चरित्र है बहुजन महिलाओं का, ये चरित्र है बहुजन के नायकों का। आप महात्मा ज्योतिबा फुले जी को पढ़ लीजिए, वो गुलामगिरी में क्या लिख रहे हैं। वो किसी की आलोचना करने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्योंकि उन्होंने अपने सराउंडिंग वो भेदभाव देखा था। लेकिन वही उनको जब गुरु मानने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, तो उस संविधान में क्या लिखा? वो समता मूलक समाज की बात कर रहे हैं, वो लोक कल्याणकारी राज की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जिसने हमें अछूत माना, जिसने हमारे साथ असमानता का व्यवहार किया, उसके साथ हम असमानता का व्यवहार करेंगे। हम तो आज भी बराबर पे उनका सम्मान देने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग न तो हमें सत्ता में भागीदारी देने को तैयार हैं, न मुझे एजुकेशन में भागीदारी देने को तैयार हैं, न जो पॉलिटिकल नियुक्तियाँ होती हैं उनमें तैयार हैं, न अपने समकक्ष बैठाने को तैयार हैं। तो बताइए, भेदभावकारी जिनका चरित्र है वो सबसे बड़ा इस देश का देशद्रोही है। देशद्रोही हम लोग नहीं हैं, हम लोग इस भारत की अखंडता को बचाने वाले लोग हैं। आपने देखा 1947 में जब मेरा देश आज़ाद हुआ और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, आज तक हमारे भारत में अस्थिरता नहीं हुई है। केरल से लेकर के उत्तर प्रदेश, ऊपर से लेकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, साउथ इंडिया के लोगों के फीचर्स अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं। नॉर्थ इंडिया के अलग लोग हैं, गुजरात के लोग अलग भाषा बोल रहे हैं, पंजाब के लोग अलग भाषा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा भारत एक है। इस पर क्या लगता है? आरएसएस ये कहती है तुम्हारे वजह से एक है। नहीं, ये है भारत के संविधान के वजह से, जो उसमें प्रावधान है उनके वजह से, जो बाबा साहब लिख करके गए हैं। उस संविधान ने भारत की अखंडता को जोड़े रखा है। अगर ये संविधान को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जब जब आप सत्ता में आए, मेरे देश के अंदर उथल पुथल मचा दी आपने, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, चाहे वो दलित भाई हों, चाहे वो ओबीसी भाई हों, चाहे वो महिलाएं हों। बता दीजिए, यहाँ पर सभा में जितने लोग बैठे हैं, आप बताइए कोई भी कितने बच्चों को पिछले 2 साल से सरकारी नौकरियां मिली हैं? उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े एक बच्ची को 4 लोग बलात्कार कर देते हैं, दलित समाज की बच्ची। रात में प्रशासन मिट्टी का तेल डाल करके जलवा देता, तब जाकर के आपकी बहन ये एडीएम से लड़ती है वहां पर, और आज इस बेटी के लिए मैं न्याय के लिए लड़ रही हूँ। ये अभी जो बोल करके गए हैं विधायक जी, मैंने निर्भया केस फाइट किया, दिल्ली एनसीटी में ये केस था। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी इनसे सवाल करना चाहिए कि 7 साल केस पेंडिंग कैसे हो गया। मैं जाकर के दिल्ली सरकार के वकील को बता रही हूँ ये प्रावधान है, मुझे ये पिटीशन फाइल करने दीजिए। कह रहे मैडम हमें पता नहीं है। अगर मैं उस केस में नहीं आती, मैं दावे के साथ हर जगह से कहती हूँ, कभी निर्भया को न्याय नहीं मिलता, और चारों को फांसी कभी नहीं होती। क्योंकि आप लोगों को बता रही हूँ, 2012 से पहले भी इस देश के अंदर सुरेंद्र कोहली, आपको पता होगा, जिसने निठारी कांड हुआ, बच्चों का खून पी लेता था, उसकी हड्डियां गाड़ देता था। शबनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एक स्त्री ने अपने घर के 7 लोगों का मर्डर कर दिया। करा पाया कोई फांसी की सजा?
किसी को मतलब नहीं है, किसी को न्याय मिले ना मिले। आज इस तरीके की चीज़ें हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है जब क्रिमिनल मैटर होते हैं कि वो पैरवी करे और पैरवी फास्ट ट्रैक करे, टाइम बाउंड करे। लेकिन सुरेंद्र कोहली का केस तो पहले है, फिर उसको अभी तक फांसी क्यों नहीं दी गई? ये पूरा सिस्टम जो है वही बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है, उस संविधान के माध्यम से मैंने सिर्फ कोर्ट में दलीलें पेश नहीं की है, मुझे सिस्टम से लड़ना पड़ा और सिस्टम से लड़ करके और इस दिल्ली सरकार को भी ये कहना पड़ा कि ये पिटीशन फाइल करो आप, तब जाकर के उस बिटिया को न्याय दिलवा पाई। ऐसे हमारे देश में अनगिनत केसेस हैं। हमारे सामने बहुत सारे केस जो रजिस्टर हो जाते हैं, जो मीडिया में आते हैं, वो तो आ जाते हैं, लेकिन आज भी इस समाज का स्ट्रक्चर ताना बाना ऐसा है कि जब किसी परिवार की बेटी के साथ कोई अपराध होता है, कोई बलात्कार होता है, कोई छेड़खानी करता, बाप और माँ कहते हैं किसी को बताना नहीं, कौन शादी करेगा, बदनामी हो जाएगी। ये सच है हमारे समाज का। वो केस तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते। तो क्या हमने सोचा कि जो लोग ये क्राइम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो हमारे आपके बीच से बैठे हुए लोग हैं, लेकिन उनके हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उनको कानून का डर नहीं है। उनके हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि अभी भी आज हम जयंती मना रहे हैं एक स्त्री की, लोक माता अहिल्याबाई जी की, जिन्होंने परिवार में कोई मेल मेंबर नहीं बचा और उन्होंने राजवंश को चला करके दिखा दिया कि सर्वश्रेष्ठ तरीके से अगर सत्ता का संचालन होता है तो कैसे होता है। लेकिन आज भी हमारे देश में स्त्रियों को हमने 2 दर्जे पर रखा हुआ है। ये बात इंदिरा गांधी जी ने कही थी कि अगर माता सावित्रीबाई फुले जी ने पहला स्कूल नहीं बनाया होता तो वो देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती, बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनती और आपकी ये बेटी एडवोकेट नहीं बनती। यहाँ पर हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन हमें अपनी स्त्रियों को भागीदारी देनी है। हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या हकीकत में हम लोग अपने घर की स्त्रियों को उतना ही सम्मान, उतनी ही शिक्षा, उतनी ही स्वतंत्रता और समानता दे रहे हैं जिस बाबा महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने दी थी? उनका अगर हमने 10% भी अपने जीवन में उतार लिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ इस आंदोलन में या इस देश के जितने भी बहुजन आंदोलन हो रहे हैं, इनको 50% और बल मिलेगा, क्योंकि स्त्री जब फ्रंट पर आती है ना, वो किसी से डरती झुकती नहीं है। मैं लोक माता अहिल्याबाई जी के बारे में पढ़ रही थी कि दूसरा राज्य का कोई व्यक्ति था, राजा था, वो चढ़ाई करने वाला था, उसने लेटर भेजा कि हम युद्ध करने वाले हैं आपके साथ। तो उन्होंने एक पत्र लिख करके कहा कि हम पर चढ़ाई करने से पहले हमारे राज्य पर ये सोच लेना कि आप एक स्त्री से लड़ने जा रहे हो, और अगर एक स्त्री से आप हारे तो इतिहास गवाह रहेगा। वो तो युद्ध में तो बाद में हारते, वो अपने मन में ही हार गए। स्त्री जब दहाड़ती है ना तो सत्ता हिला देती है। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से कानून की व्यवस्था होती है, गुंडे थर थर कांपते थे, नेपाल भाग जाते थे उनके डर के वजह से। और कानून का राज जो स्थापित किया, आज आप जाकर के किसी से भी पूछिए, फ्रंट पर नहीं बोलेंगे लेकिन कान में बताएंगे बहन जी से अच्छा किसी का शासनकाल नहीं था। और एक नहीं, इस देश के अंदर हजारों ऐसी स्त्रियां हुई हैं। तो मेरा एक अनुरोध ये भी है, क्योंकि मेरे सभी यहाँ युवा भाई भी बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, हमारी एक पीढ़ी निकल गई, लेकिन आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसमें हमें अपने बेटे और बेटियों को इक्वल अधिकार देना है। अगर बेटा घर से बाहर जा रहा है तो बेटी को भी भेजिए। सिर्फ उसको पढ़ा देने से आपकी बेटी लड़ने लायक, सत्ता में जाने लायक, एमएलए एमपी बनने लायक नहीं बचेगी, क्योंकि चुनाव भी लड़ा जाता है, कानून की लड़ाई भी लड़ी जाती है, और जब कोई बेटी डॉक्टर बनती है तो वो भी अपने दिमाग से लड़ रही होती है जब वो ऑपरेशन कर रही होती है। तो उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाइए, उसको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाइए। ये तब बनेगी जब आप अपने घर में अपनी बेटी को बोलने देंगे। अगर वो गुस्सा कर रही है तो उसका गुस्सा बर्दाश्त करेंगे, चाहे भले ही पिता हो या आप भाई हो या किसी भी रूप में हो, चाहे दोस्त हो।
आप देखिए आपका ये बहुजन समाज कितना मजबूत बनता है। आप देख लीजिए जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, जितनी भी एंकरिंग करने वाली हमारी बहनें हैं, वो किस समाज से आती हैं आप देख लीजिए। उन्होंने वो चीज़ें की हुई हैं। और साथ में ही मैं धर्मेंद्र भाई या हमारे जो बघेल भाई हैं यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में, या जितने भी हमारे साथी, हमारे बड़े भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी लोग जो जुट करके इस आंदोलन को चला रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के आंदोलन को, मैं कहती हूँ मेरे जितने भी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरी अपनी टीम की, मैं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हूँ। बघेल समाज के यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पहला बघेल समाज का कोई सांसद BSP ने बनाया, बहुजन समाज पार्टी ने, और मंत्री भी बनाया। तो इस तरीके SP बघेल साहब की मैं बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश की जब बात करें, बहन जी ने, मानवर साहब ने जो एजेंडा चलाया, जो मिशन मूवमेंट चलाया, वो क्या था? बहुजनों की यूनिटी थी, हमारी एकता थी। आज हमारे व्यक्तिगत हित आगे आ गए हैं, हमारी यूनिटी टूट रही है, इसी का बेनिफिट उठा रहे हैं लोग। और मैं दावे के साथ कहती हूँ हमारी एकता में इतनी बड़ी ताकत है कि दिल्ली हो या कोई भी राज्य हो, हम सरकारें भी बना सकते हैं, हम अपनी मांगें भी बनवा सकते हैं। SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है। बहुत सारी हमारे भाइयों ने हमें बताई हैं कि हमारी मांगें भी हैं बहुत सारी, उसमें जो कि उन्होंने लिखा हुआ है। मैं कहती हूँ कि जितनी भी ये मांगे हैं, इन सारी मांगों को, चाहे वो दिल्ली प्रदेश हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनको मानना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी एक और बात है कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ हमें सरकारी नौकरियों में दे दिया गया है। लेकिन आपने कभी सोचा कि जो CBI में बैठे हुए लोग हैं, जिनकी पॉलिटिकल नियुक्तियां हो रही हैं, वहाँ पर कौन लोग हैं? जब कोई भी OBC का नेता उभरता है तो उस पर झूठे केस करके उसको जेल में डाल दिया जाता, आंदोलन को ख़त्म करने की बात की जाती है। हमें वहाँ भागीदारी चाहिए। ED IB या जो मीडिया हाउसेज हैं, आप देखते हैं हमारे आपके घरों के बच्चे जब फिल्में देखने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर जब कोई बहुजन मूवमेंट का कार्यकर्ता फिल्म बनाता है, तो आपने जय भीम फिल्म देखी होगी, उसमें देखिए हमारी लड़ाई वो है, हमें अपने बच्चों को वकील बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, पत्रकार बनाना है। और जितना हो सके लिखिए, जितना हो सके बोलिए। आज आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, क्योंकि ये लड़ाई जो है, हम कहते हैं ना, मेरा इतिहास छुपाया गया है। तो इतिहास का लेखन जिन लोगों ने किया वही हमने पढ़ा, क्योंकि हम लिख ही नहीं पाए, और जो लिखा थोड़ा बहुत वो छुपा दिया गया। तो हमारी बहुसंख्यक आबादी है, लिख डालिए, जो भी विचार आए, जो भी मन आए, आप लिखिए, यूट्यूब पर बोलिए, अपने मोबाइल पे बोलिए, अपने फेसबुक पर लाइव जाइए, फेसबुक पर वीडियो रिकॉर्ड करके डालिए। ये सब कल आपका इतिहास बनने वाला है, क्योंकि आगे आने वाली हमारी पीढ़ी पढ़ने वाली है कि ये सब भी हो रहा था। कहीं ऐसा ना हो फिर से आज सत्ता का संचालन करने वाले लोग अपने आप को भगवान बना करके भविष्य में बैठ जाएं, जैसे कि हमें बहुत सारी काल्पनिक चीज़ों में समेट दिया गया है। तो ये इतिहास लेखन आज का हमारा लिखा हुआ कल इतिहास बनने वाला है, इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपका कोई बेटा फ्री है, उसका स्कूल नहीं जा रहा है, वो छुट्टियाँ चल रही हैं, या आपके घर में आपकी स्त्री है, उसको साथ में लेकर के आइए, उसको सुनने दीजिए, उसको समझने दीजिए, उसको सिर्फ सम्मान मत दीजिए, उसको बाहर निकालिए, उसको सुनने दीजिए, समझने दीजिए कि बाबा साहब कौन थे, महात्मा ज्योतिबा फुले कौन थे, सावित्रीबाई फुले कौन थी, OBC का आंदोलन क्या आंदोलन है, कैसे चल रहा है, हमारे बच्चों के अधिकार को कैसे छीना जा रहा है। जब आपके घर की स्त्री घर में बैठी बेटी समझेगी ना, तो आपकी लड़ाई आसान हो जाएगी। ये लड़ाई जो है आपकी डबल हो करके आप आसानी से लड़ पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आगे आप लोगों से यही मैं कहूँगी कि यूनाइट हो करके हम लोगों को अपना काम करते जाना है, और ये विश्वास रखिए भविष्य आगे आने वाला जो है वो बहुजन समाज का भविष्य है, क्योंकि ये समाज समता की बात करता, समानता की बात करता, स्वतंत्रता की बात करता है। इससे बड़ा राष्ट्र प्रेमी कौन होगा जो बारिश में भीगते हुए भी
खेत में जाकर के फसल उगा रहा है, वो किसान से बड़ा राष्ट्र प्रेमी कौन होगा? वो मजदूर से बड़ा राष्ट्र प्रेमी कौन होगा? जो पार्लियामेंट नहीं बनने जा रही है, उस पार्लियामेंट में भी उस मजदूर से बड़ा कौन राष्ट्र प्रेमी होगा जो दिन रात अपना खून पसीना बहा रहा है? इन लोगों से बड़े उस बॉर्डर पर जो लड़ रहे हमारे सैनिक भाई से बड़ा राष्ट्र प्रेमी कौन होगा? जिसका पिता खेत में काम करा और वो भाई डायरेक्ट जाकर के अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने सीने में गोली खा रहा, उससे बड़ा राष्ट्र प्रेमी कौन होगा? और अगर इन सबको आप उठा करके सर्वे करवा करके देख लीजिए, जिस जातीय जनगणना की हम बात कर रहे हैं, आप सर्वे करवा करके देख लीजिए कि इसमें 90% लोग सीने पर गोली खाने वाले, फसल उगाने वाले, मजदूरी करने वाले, इस देश का सबसे ज़्यादा भार उठाने वाले लोग ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और महिलाएं हैं। ये सबसे बड़े, इसलिए हम लोग असली राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी, इस देश को बिखरने से बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हमारे ऐसे मंच पर बैठे हमारे सभी भाई, सामने सभागार में बैठे मेरे सभी भाई युवा, हमें एकजुटता की जरूरत है। तो एक बार आप लोग हाथ ऊपर करके कहिए कि आज हम अपने आप से वादा करते, किसी से नहीं, कि इस देश को बचाना, इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित के लिए आवाज उठाना, महिलाओं के लिए आवाज उठाना, माइनॉरिटीज के हित अधिकार में आवाज उठाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम प्रण लेते हैं कि हम एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़ेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।